इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, यानी निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है और आगे के एग्जाम्स में भी ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाएगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी आप लोगों को ये बताएगा कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। ये बात है लगभग 1850 से 1880 के बीच में, जब मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर वर्क कर रहे थे। हालांकि मैक्सवेल का ज़्यादातर वर्क तो थ्योरेटिकल ही था, पर इसी दौरान कुछ और साइंटिस्ट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सपेरिमेंटल पहलू पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट थे जो लाइट पे स्टडी कर रहे थे। देखिए, उस समय तक केवल लाइट के बारे में इतना पता था कि जो लाइट है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि सबसे अधिक होती है। दूसरा एक फैक्ट और ये पता चल गया था कि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी चल सकता है। तो अब चूंकि लाइट उस समय वैक्यूम में चलता है, वो तो सभी लोग देख ही रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो लाइट है वो निर्वात यानी वैक्यूम से चल के आता है। पर उस समय साइंटिस्ट इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि वैक्यूम में कोई भी चीज कैसे चल सकती है, कोई भी वेव कैसे चल सकती है। क्योंकि उस समय सभी प्रकार के वेव को आमतौर पे मैकेनिकल वेव ही माना जाता है। मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगे, जो तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं। जैसे ध्वनि तरंगे हो गई, जैसे पानी में आप कंकड़ फेंकेंगे तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगा वो, या फिर किसी रस्सी में उत्पन्न होने वाला तरंग, ये सब मैकेनिकल वेव में आते हैं। मैकेनिकल वेव यानी ऐसी तरंगे जिनको हिंदी में यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, उसे हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो लाइट को भी साइंटिस्ट लोग मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में रख रहे थे, और उसके पीछे तर्क ये दे रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में वैक्यूम जैसी कोई चीज नहीं है। वहां पे भी कोई ना कोई एक मीडियम होता है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और उस हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम उन्होंने दिया था ईथर। आप लोगों को द ईथर हाइपोथेसिस में पढ़ा भी चुका हूं। वहां पे मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक साइंटिस्टों का ग्रुप, जो कि ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पे स्टडी कर रहा था, उसने बोला क्योंकि ज्यादातर जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं और उनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। यही कारण है कि लाइट को भी चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती होगी। इसीलिए हम स्पेस में वैक्यूम नहीं, कोई ना कोई मीडियम जरूर होगा। उस मीडियम को हम लोग भले ही नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पर वहां पे कोई ना कोई मीडियम है, और उसी का नाम दिया गया था ईथर। तो इधर ईथर हाइपोथेसिस चल रहा था एक तरफ पैरेलली, और आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कि ईथर हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो कि फेल हो गया। और उस एक्सपेरिमेंट का फेल होना ही फिजिक्स के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ था। उसी से जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका दरवाजा खुला था। तो उतना आगे हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखिए कि अभी तक लाइट के बारे में कुछ बहुत बहुत चीजें नहीं पता चली थी। ठीक, और आप इतना समझिए, हाँ, ये ईथर जैसी कोई चीज आज के समय में है नहीं। मैं क्लैरिफाई अभी यहीं पे कर देना चाह रहा हूं। ये जो ईथर हाइपोथेसिस है ये फेल हो गया है, यानी वैक्यूम है। तो अब दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जब मैक्सवेल अपना थ्योरी दे रहे थे, तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल वेव कंसीडर किया। हाइपोथेटिकल एक ऐसा वेव जिसमें जो वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी में डिस्टरबेंस होने के कारण पैदा होता है, और स्पेस में वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म्स में एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंड्यूस्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये जो हाइपोथेटिकल, मैं अभी तक हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज नहीं हुई थी। अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे था, ऑन पेपर केवल था मैक्सवेल के। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक वेव की कल्पना की, और बोला कि वो वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स से मिलकर बना है, और इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एनर्जी लेके एक दूसरे को इंड्यूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर को इंड्यूस करता है, मैग्नेटिक वेक्टर इलेक्ट्रिक वेक्टर को इंड्यूस करता है, और ये दोनों इंड्यूस करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और इनको जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
तो जब उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन को सॉल्व किया, तो जब वो इक्वेशन आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और उस इक्वेशन को उन्होंने स्टैंडर्ड जो वेव का इक्वेशन होता है उससे तुलना करके उसका स्पीड निकाला कि चलो पता करते हैं कि मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या है, तो आप जान के दंग रह जाएंगे कि उनके हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड आ रहा था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम लोग अभी आज के इस टॉपिक में इसको हम लोग निकालेंगे भी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला था। दूसरे तरफ था लाइट, जिसके बारे में कुछ पता नहीं था। बहुत से साइंटिस्ट इसको मैकेनिकल वेव मानते थे और उसको मैकेनिकल वेव प्रूफ करने के लिए कई एक हाइपोथेटिकल ईथर हाइपोथेसिस भी दिए थे, जो कि फेल हो गया। तो जैसे ही मैक्सवेल ने यहाँ पे देखा कि मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस वेलोसिटी स्पीड से चल रही है, और दूसरे तरफ ये प्रूफ हो चुका था कि लाइट का जो स्पीड है वो भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ये किसी भी स्पीड की मैक्सिमम लिमिट है। तब जाके यहाँ पे दोनों चीजों कनेक्ट हुई और ये प्रूफ किया गया, और इसी चीज से ये प्रूफ हुआ कि एक्चुअल में जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और चूंकि मैक्सवेल की थ्योरी, जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी जब ये इसको बना रहे थे, चूंकि ये थ्योरी ही इस बात पे आधारित था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए वैक्यूम की मतलब किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, ये वैक्यूम में भी चल सकता है, मीडियम में भी चल सकता है। जैसे पिछले टर्न पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे कि मीडियम में भी चल, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मीडियम कंपलसरी हो इसको चलने के लिए, ये वैक्यूम में भी चल सकता है। जबकि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम जरूरी होता है। जैसे हमारा साउंड वेव, आप जानते हैं फ्री स्पेस में वैक्यूम में, इवन आप चंद्रमा पे चले जाइए जहां पे कोई मीडियम नहीं है, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे साउंड वेव नहीं चल पाता, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है। तब जाके यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ कि चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी चल सकता है, और इसकी यहाँ पे ये स्पीड आ रही है और सेम स्पीड लाइट का होता है, तो जरूर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, इसीलिए लाइट को भी चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट वैक्यूम में चल सकता है। तब जाके ये जो पूरी पहेली थी वो सॉल्व हुई, और ये जो ईथर हाइपोथेसिस जो था, जो कई साइंटिस्ट ईथर को प्रूफ करने पे लगे थे, फिर उन साइंटिस्टों के गुट ने यहाँ पे क्विट किया, इस चीज को छोड़ा, और फाइनली ईथर हाइपोथेसिस को यहाँ पे चूंकि फेल तो हो ही चुका था एक्सपेरिमेंटली, फिर इस पे बात करना भी बहुत बहुत साइंटिस्टों ने छोड़ दिया। हालांकि इसको इसीलिए आज भी पढ़ाया जाता है क्योंकि ईथर हाइपोथेसिस का फेल होना फिजिक्स में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, एक अलग थ्योरी के लिए। ठीक, वो चीजें हम लोग ऑलरेडी बात किए हुए हैं, और अगले सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में भी हम लोग इस पे बात करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे इस चीज को समझिए कि कैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूव हुआ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव कैसे दोनों कनेक्ट हुए। आई होप आप लोगों को ये चीज पसंद आया होगा जान के। चलिए अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, उसकी हम लोग स्पीड भी निकालेंगे। देखिए, इन द केस ऑफ वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, या कह लीजिए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक जो फ्री स्पेस है उसकी वो नॉन कंडक्टिंग, वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, तो उसको हम लोग परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मान सकते हैं। वहां पे फ्री स्पेस में चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व भी जीरो होता है, करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व भी जीरो होता है, और फ्री स्पेस की कंडक्टिविटी भी जीरो होती है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज और, इनको भी लिख लीजिए, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, यानी कोई मीडियम रहता तो हम लोग म्यू और एप्सिलॉन लिखते, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्री स्पेस ले रहे हैं तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट से दर्शाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। आगे हमने बोला था कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको प्रूव करना है, ये दोनों इक्वेशन आप लोग लिख लेंगे जरूर। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि फ्री स्पेस के केस में एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर हो जाएगा। दूसरा, मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, जो कि फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट टाइम्स एच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब मैक्सवेल के चारों इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं चारों इक्वेशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूव होते हैं। पहला इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि रो जीरो होगा वैक्यूम के लिए, तो यहाँ पे डेल डॉट ई यानी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन होता है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, यानी डेल ऑपरेटर डॉट बी इक्वल टू जीरो।
एच के फॉर्म में भी ये लिख सकते हैं, लेकिन अभी बी के फॉर्म में रहने दीजिए, हम लोग लास्ट में एच के फॉर्म में इक्वेशन बना लेंगे। तीसरा इक्वेशन होता है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव डेल बी बाई डेल टी, इक्वेशन नंबर 3। चौथा इक्वेशन होता है कर्ल ऑफ यानी डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये चारों इक्वेशन बन गए। हम ड्राइव करने का हमारा तरीका वही रहेगा, हम लोग एक बार इक्वेशन 3 के दोनों पक्षों का कर्ल लेंगे, फिर इक्वेशन 1 एंड 4 का इसमें यूज करेंगे, हमारा एक इक्वेशन बनेगा। फिर दूसरे बार में हम लोग इक्वेशन 4 का दोनों साइड से कर लेंगे और इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करेंगे। 1 एंड 3 या 1 एंड 2 मतलब कुल मिला जुला के चारों इक्वेशन यूज हो जाएंगे, उसका यूज करके हम इक्वेशन निकाल लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 3 का कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का ये हमने कर लिया, और आप यहाँ पे जान जाइए कि डेल ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर इंटरचेंजेबल होते हैं। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को बाहर ले लीजिए और डेल ऑपरेटर को अंदर कर लिए, तो इधर कर्ल ऑफ बी आएगा और दूसरी तरफ ये कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग एक वेक्टर अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है ए, उसका एक बार कर लेते हैं फिर दोबारा कर लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल ब्रैकेट में डेल डॉट ए यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस लैप्लासियन ऑपरेटर यानी डेल स्क्वायर इनटू ए वेक्टर। ठीक, डेल स्क्वायर के ऊपर वेक्टर मत लगाइएगा, क्योंकि ये डेल स्क्वायर क्या है, ये स्केलर हो जाता है और डेल स्क्वायर को ही हम लोग लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं नॉर्मल, और ये लैप्लासियन ऑपरेटर, ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे यूज करिए। तो अब यहाँ से ये इक्वेशन में ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो ये इतना पार्ट ये इधर आ जाएगा। अब आइए इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 पे। अब देखिए 1 एंड 4 डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और 4 यहाँ पे कर्ल ऑफ बी कहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और इधर कर्ल ऑफ बी का वैल्यू हम लोग इतना पुट करेंगे इक्वेशन 4 से। तो यहाँ पे ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आपको आपका पहला इक्वेशन मिल जाएगा लैप्लासियन ऑपरेटर यानी डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। एक साइड भी करके लिख सकते हैं निगेटिव के साथ, दोनों इक्वेशन सेम है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। सेम प्रोसेस हम लोग इक्वेशन 4 के साथ करेंगे। चलिए इसका कर लेते हैं दोनों साइड का। तो चलिए हम दोनों साइड का कर लिए, तो यहाँ पे कर्ल और इधर भी कर्ल। अब चूंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर इंटरचेंजेबल होते हैं, तो हम ये कर्ल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ले लिए और डिफरेंशियल ऑपरेटर को बाहर। एक चीज बस याद रखिएगा, अगर परफेक्ट डिफरेंशियल हो तो जब कभी भी आप ऐसा इंटरचेंज करेंगे, डेल ऑपरेटर को डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर लेंगे, तो ये फिर पार्शियल डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या करिए, आप इसमें वही वाला वेक्टर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इतना टर्म लिखेंगे और यहाँ पे ये कर्ल ऑफ ई। इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखिए, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव डेल बी बाई डेल टी। चलिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज करिए। यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस डेल बी बाई डेल टी पुट कर दीजिए। देखिए अब आगे यहाँ पे ये डबल हो जाएगा डेल टू बी बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया था, हाँ। तो यहाँ से आपको निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आपका ये दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया। ये मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी के टर्म्स में आप लोगों को अभी अभी एक ऊपर फॉर्मूला लिखवाए थे, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर। तो यहाँ पे आप बी की जगह म्यू नॉट इंटू एच रख देंगे तो एक फॉर्मूला एच में भी बन जाएगा। किसी किसी बुक में दिया है तो आप रखिएगा, सेम आ जाएगा, बस बी की जगह एच से रिप्लेस कर दीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों पक्षों में बी है, यहाँ भी यहाँ, तो जब बी का मान म्यू इंटू एच रखेंगे तो दोनों तरफ से म्यू म्यू एक कटेगा, तो ये एच के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, एक साइड करके निगेटिव में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेन हमारा इक्वेशन ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर दोनों 5 मिला के, और यहाँ पे ये इक्वेशन ये दोनों मिला के 6, यही दोनों हमारे मेन इक्वेशन है। इक्वेशन 5 एंड 6 आर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल वेव इक्वेशंस इन वैक्यूम। क्लियर, यहाँ पे हम लोग वेव इक्वेशन ड्राइव कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वेव इक्वेशन की तुलना हम लोग स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से करेंगे, क्योंकि जो वेव ऑप्टिक्स होता है उसमें हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, कोई भी तरंग, कोई भी जो वेव होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, डेल टू साई इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर। या एक साइड कर लेंगे तो ये निगेटिव के साथ, आप इसी इक्वेशन को ध्यान दीजिए। ये इक्वेशन अगर कहीं ऐसा सेकेंड ऑर्डर अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे टर्म होता है इसके आगे ये वाला टर्म, ये वेलोसिटी को दर्शाता है। यानी यहाँ पे अगर ऐसा इक्वेशन है तो यहाँ v क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव, और साई जो होता है वो वेव फंक्शन होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये इक्वेशन नंबर 7
और ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बस अंतर इतना है कि ये वाला टर्म, ये टर्म तो सेम है, यहाँ वाला ये जो टर्म है इसके जगह यहाँ पे 1/v² है। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 6 विथ 7, आपको जानने को मिलेगा कि 1/v² इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये तो पता चल गया कि चलिए ठीक है, हमने जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिराइव किया है, तो वो इक्वेशन ये बता रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जो वैक्यूम में डिराइव कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी निकल कर आया है v इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम करते हैं, चलिए हम लोग अपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड थोड़ा कैलकुलेट करते हैं वैक्यूम के लिए। तो आप सभी जानते हैं एक फैक्टर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1/4 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और आप लोग एक चीज और जानते हैं, म्यू नॉट बाई 4 इक्वल टू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁷। चलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए वी में। ये देखिए ये बटे में अंडर रूट में है, जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये टर्म ऊपर जाएगा, ये टर्म नीचे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये 9 इंटू 10⁻9 बटे 10⁻⁷, ये ऊपर जाएगा तो पावर 9 एंड 7 जुड़ के हो जाएगा 16, और ये अंडर रूट 9 इंटू 10⁻16 आया। अब इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ गया, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है। ध्यान रखिए, जब ये थ्योरी बनाया गया था तब ये नहीं पता था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लेकिन जब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी उतना ही आया जितना लाइट का होता है, तब पता चला कि यहाँ पे लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि अभी तक हाइपोथेटिकल था, उसके बीच में एक कनेक्शन होता है कि हमारी लाइट भी कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तभी तो वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी इतनी निकल के आ रही है। अभी तक केवल लाइट का स्पीड भर पता था कि इतना होता है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो चुका है था, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, पर लाइट के नेचर के बारे में नहीं पता था। यही कारण है कि कुछ साइंटिस्ट इसको मैकेनिकल वेव उस समय तक मान रहे थे। पर अब हमें पता चला कि जो भी वेव वैक्यूम में इस वेलोसिटी से चलेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। चूंकि जो लाइट है वो वैक्यूम में इसी वेलोसिटी से चलता है, इसका मतलब लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, या यूं कह लीजिए लाइट के अंदर जो एनर्जी जो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। यानी उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां से हमें ये जानने को मिला v इक्वल टू सी इक्वल टू दिस, ये होता है। आप यहां से प्रूफ कर देंगे, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक, अब ये एग्जाम में आपके कई तरह से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल और केवल वेव इक्वेशन डिराइव करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में। तो आप लोग यहां तक लाके अगर छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा यहां तक, लेकिन अगर ये भी इतना कर देते हैं तो ठीक है। और दूसरे तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझ में आया? इस तरह से ये पूछेगा तो आपको यहाँ पे ये वेलोसिटी दिखा के आपको बताना पड़ेगा कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इतनी होती है, जो कि लाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद आया होगा। और आप लोग और जो इस यूनिट्स के मतलब जैसे ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के टोटल 8 यूनिट है, अगर 8 यूनिट के आप लोग और भी लेक्चर्स देखने चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे पूरे 8 यूनिट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे नोट्स वगैरह के भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आपको सारा हो जाएगा। आप लोग अपने कमेंट में अपना विचार शेयर कीजिएगा। बस इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।